लगता है इलेक्शन ना लड़ने का इरादा है। उसकी वजह कुछ ऐसी है कि इक़दामात, आमाल और हरकत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगली दफ़ा शायद इलेक्शन लड़ने का इरादा ही नहीं है। होंगे इलेक्शन। देखिए, ये बात है कि पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा यकदम बढ़ा देना, टाइम रह गया कितना, 7 दिन। मुझे ये तो नहीं पता कि अपने सियासी मुखालिफ को चित करके इलेक्शन जीता जा सकता है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर इस तरह अवाम पर माशी बोझ डाल दिया गया तो फिर किसी सूरत इलेक्शन नहीं जीता जा सकता उन लोगों की तरफ से जो कि ये फैसले ले रहे हैं। आई एम बीइंग वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज इनके हमदर्द न्यूज़ ग्रुप्स भी मजबूर हो गए हैं ये कहने के लिए कि अवाम की चीखें निकाल दी। लोग कहते हैं मीडिया वाले शोर क्यों नहीं करते, इतनी महंगाई हो गई। मीडिया वाले शोर मचा रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं, और मुस्तकिल शोर मचा रहे हैं। और आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे कि नायब वजीर आज़म चीन के आए, पाकिस्तानियों को उसकी कोई ख़ास परवाह नहीं है, सिवाय ये कि एक महल्लेदार हमसे मिलने के लिए आया है। हमारे लिए बाइज़्ज़त शख्सियत हैं, लेकिन वो हमारे लिए अहम खबर नहीं है। अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो वो अहम खबर है। लोग चीनी नायब वजीर आज़म की आमद पर वोट नहीं डालेंगे, लोग पेट्रोल की कीमत पर वोट डालेंगे। मैं आपको सही बात बता रहा हूं। जो बंदा इफेक्टेड है, मैं क्लियर कट बता दूं, जो बंदा डायरेक्टली इफेक्टेड है उससे पिछले 1 महीने से कोई बयान नहीं आया। देखें, इस हुकूमत के अंदर पीडीएम, पीएमएलएन की क़यादत, पीपल पार्टी की क़यादत व दीगर सियासी जमातों की क़यादत का इलेक्शन जीतने का कोई इरादा इस वजह से नहीं है क्योंकि उनकी कोई तैयारी भी नहीं है। देयर इज नॉट सिंगल प्रिपरेशन फ्रॉम देम। जो इफेक्टेड पार्टी हैं वो 3 हैं। एक वो जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, एक वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, ले सकते नाम, हाँ, तो वो नाम नहीं ले सकते उनका, और दूसरे मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो डायरेक्ट इफेक्टी हैं, और 3 बिलावल भुट्टो। इन 3 लोगों के दरमियान ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अगर सियासत होगी तो इन्हीं 3 के दरमियान होगी। जहांगीर खान तरीन को कोई वोट पड़ने वाला नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अलीम खान साहब प्रोग्राम देखते हैं आजकल, मीडिया पे बहुत आते हैं, उनको वोट कोई नहीं पड़ेगा, ये मैं क्लियर बता दूं। और वो कौन थे यार, वो जो इनके वजीर दिफा थे यार, जो कमजोर से थे, पीटीआई के परवेज खटक साहब, उनकी पार्टी को अगर वोट पड़ जाए ना, यकीन करो सियासत छोड़ दूंगा मैं। नहीं, मेरा मतलब माजरत, मैं आपको जो बात बता रहा हूं, ये फैसले तो देखो यार, आप फैसले क्या कर रहे हो। पेट्रोल की कीमत आपने बढ़ा दी, वोट नहीं पड़ेगा, सीन फिनिश हो जाएगा, अवाम बेचैन हो जाएगी। अगली बिजली के बिल के बाद लोग बिल्कुल निहाल हो जाएंगे। कैसे समझाऊं इनको? लोग हुकूमत की तरफ देखेंगे, कोई IMF वाली बात नहीं मानेगा। मुल्क बचा लिया, मुल्क बचा लिया हमने, सियासत के आगे रियासत बचा ली। नहीं लड़ना, नहीं लड़ना, इलेक्शन लड़ना ही नहीं। अगर इलेक्शन लड़ने के बारे में संजीदा होते, कभी ऐसे माशी इक़दामात ना ले रहे होते। भाई, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं, पाकिस्तान में आपने रहना है तो हुकूमत में रहना है, अपोजिशन में रहना है तो फिर उसको देख लो क्या हाल हुआ उसका, उसको समझ गया ना उसको। तो आप समझ जाओ बात। बंदा ओहदे पे हो तो डब्बू जैसा आदमी भी शेर बन के चलता है। कैसे डब्बू सांड की तरह चलता था, यूं यूं करके चलता था डब्बू, मीडिया पे उंगलियां उठाता था, लफ्जों को बुरा भला कहता था। अब डब्बू देखो, ये अपने मुंह पे लानते भेज रहा होता है। क्यों? अगर पाकिस्तान में रहना है तो हुकूमत और इख्तियार में रहना है, वरना इज्जत आपकी वही होगी जो, समझ गए आप बात को। आगे चलते हैं। आज हमारे साथ मेहमान होंगे जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। थैंक यू अली भाई, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, कल शादियाने वजह इस मुल्क के अंदर लोग अपनी शादियों पे इतना नहीं नाचे जितना लोगों ने जनाब नायब वजीर आज़म चीन के आने पर नाच गाना किया। क्या डिस्को ड्रामा इस मुल्क में हुआ, लेकिन वोट उस पर नहीं पड़ने। लेकिन आज मैं बता दूं कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की खबर जब लोगों के कानों तक पड़ी
तो उनको ऐसे महसूस हुआ जैसे कान पड़ी अब्बा का थप्पड़ होता है ना बचपन का, टपाक लगता है, उसकी आवाज हमेशा गूंजती रहती है, बंदा काफी अरसे तक तो काना भी हो जाता है। तो बात कुछ ऐसी है कि इसके वोट कटेंगे जरूर, उसके वोट मिलेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम डजंट केयर टू हुट्स कि आपके मुल्क के अंदर कौन सा वजीर आजम आया, कौन सा वजीर खजाना आया दूसरे मुल्क का, किसने आके यहाँ पे चाय पी, किसने जफ्फी मारी, किसने जोरैना अटेंड किया। लेकिन लोगों को यह जरूर पता है कि सुबह में जब वो पेट्रोल डलाने के लिए जाएंगे, उनकी गाड़ी में पेट्रोल एक तो कम डलेगा और महंगा भी डलेगा, तो उसके बाद वो भाईजान वोट नहीं डालेंगे। माजरत के साथ मुझे ऐसे लग रहा है मौजूदा हुकूमत का इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा है ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर किसी ने हारना हो तो वो इस तरह के काम करना शुरू कर देता है, हमारी कमिटमेंट थी, रियासत बचा ली, सियासत नहीं बचाई। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये माशी इकदाम जो लिए जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन लड़ने का इरादा है। जी अली भाई देखिए, जो पाकिस्तान के इस वक्त वो माशी हालात हैं, तो गवर्नमेंट के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये भी बात सही है। और जाहिर है कि ये गवर्नमेंट इलेक्शन में ये जाना चाहें या ना जाना चाहें, लेकिन जो पाकिस्तान के इस वक्त डेट की कंडीशन है, जो इंटरनल डेट्स, एक्सटर्नल डेट्स, पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो कंडीशन है, इन तमाम चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जाहिर है कि गवर्नमेंट के लोग भी ये तो नहीं चाहेंगे उनको गालियां लोग दे, लेकिन मजबूर है नहीं, लेकिन आवाम मानेगी। देखिए सर, आई एम आस्किंग यू नॉट एज एन इकोनॉमिस्ट बट एज ए पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, एंड एज ए पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट यू मस्ट स्टडी द पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक्स। लोगों को कोई परवाह नहीं है कि आपने XYZ से क्या कमिटमेंट की हुई है, लोगों को यह परवाह है कि आपने उनसे क्या कमिटमेंट की हुई है। प्रॉब्लम यह है कि एक बहुत बड़ी सियासी तहरीक चलाई गई जिसका नाम रखा गया महंगाई मुकाओ तहरीक, जिसके नतीजे में वो शख्स जिसका नाम मैं नहीं ले सकता उसको वजारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया। समझ गए ना आप बात को, या मैं बताऊं आपको, नाम नहीं ले सकता मैं, ठीक है, आगे आप समझ तो गए, द वन हु कैन नॉट बी नेम्ड। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि बुनियादी तौर पर आप बताएं, क्या पब्लिक को कोई परवाह है आपने XYZ से क्या कमिटमेंट की है? उनको तो अपने साथ कमिटमेंट, वोट डालेंगे वो। आप मुझे बताएं किस बेसिस पे वोट डालेंगे, ये बता दें आप मुझे। चले मैं आपसे एक काउंटर सवाल करता हूँ, हाँ, क्या हमारे हुक्मरानों को ये परवाह है कि पब्लिक किस अजाब से गुजर रही है? क्या है परवाह हमारे हुक्मरानों को? नहीं, वो तो अपने ये जो सारी की सारी गेम फिक्सिंग हो रही है, सबको पता है कि PDM रिजीम क्यों आया, अपने मुकदमात खत्म करवाने थे, अपनी सारी चीजें सही करनी थी, अपनी जो लाइन है वो सीधी करनी थी। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो हमारी अशराफिया है, जो पॉलिटिकल अशराफिया है, इनको तो किसी की परवाह है नहीं। तो अगर उनको ये 7 डेज के अंदर तो कोई इंकलाब आना नहीं डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, एंड दे नो फुली वेल के केसेस तो दोबारा से भी खुल सकते हैं। 7 डेज के अंदर कोई इंकलाब ये ला नहीं सकते। आप मुझे बताओ, इस मुल्क के अंदर कंसिस्टेंसी कोई है नहीं, आप अग्रीमेंट्स बुला के किसी एक्सटर्नल पार्टी के साथ कर रहे हो। टू बी वेरी फ्रैंक, इफ यू वांट टू लिव इन दिस कंट्री यू हैव टू बी इन पावर एंड यू हैव टू बी इन गवर्नमेंट। इफ यू आर इन ऑपोजिशन, नो मैटर वेयर यू आर इन द वर्ल्ड, यू विल बी सफरिंग। तो ये तो इन लोगों को अंडरस्टैंड करना है ना, विच साइड इज बटर्ड, या ये भी नहीं समझते ये। लेकिन इसके साथ साथ मेरी गुजारिश है कि इन लोगों को ये भी समझना है कि ये मुल्क है तो ये सारे लल्ले तलल्ले हैं, ये मुल्क होगा तो फिर ये इस पावर में रहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत अली भाई जिस नहज पे खड़ी है, अगर अगले चंद साल हमने इसी तरह से चलाया तो मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क इसी तरह से, ये बहुत ज्यादा इट वुड बी लीडिंग टुवर्ड द ब्लडशेड। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि वजह यह है कि अब लोगों के जो सब्र है उसका पैमाना लबरेज हो चुका है, यहाँ तक नाक तक पहुंच चुका है। ना सिर्फ एक आम गरीब आदमी, जो मिडिल क्लास, जो अच्छे खासे लोग कमाते थे, जिनकी अच्छी सैलरीज थी, अब तो वो भी इस महंगाई से इस तरह से पिस रहे हैं कि जो लाखों रुपए सैलरी वाला बंदा है वो भी कह रहा है कि यार मैं किस तरह से इस मुल्क में गुजारा करूंगा। अच्छा, दबे दबे अल्फाज में आपसे कुछ पूछूंगा, दबे दबे अल्फाज में, बगैर नाम लिए। अवाम हमारी वैसे इन मामलात में बड़ी सियानी है, वो समझ जाते मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, लड़का जिद करे मैंने शादी करनी है, अब वो बोले मैंने मर्जी की शादी करनी है, हम समझ लेते हैं कि लड़का आवाम है और लीडर जो है वो लड़की है जिससे वो शादी करना चाहता है। आप समझ तो गए होंगे। तो अब बात यह है कि लड़का कह रहा है मैंने पसंद की शादी करनी है, अगर मुझे शादी ना करने दी गई तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। तो अब क्या है कि मजबूरन माँ बाप को, अब माँ बाप भी आप समझ जाएं कौन है, वो तो मैं आपको नहीं रोल बताऊँगा किसका माँ बाप का रोल है पाकिस्तान में। तो बात ये, माँ बाप फिर क्या करें, मजबूरन लड़की नापसंद भी हो उसके साथ लड़के की शादी करवा देते हैं। आपको भी पता है आगे लड़के की शादी वाली उम्र आ गई है, शादी तो वो करेगा और पसंद की लड़की से ही करेगा। अब इसके दरमियान ही हल निकालें डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, एज ए पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट
आपसे मैंने सवाल किया, समझ आप गए, समझ पूरी कौम गई है, समझ यकीन करें माँ बाप भी गए हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद के इर्द गिर्द ही कहीं होंगे, पता उनको सब है कि क्या हो रहा है। आप इसमें बताओ, इन्हीं पैरामीटर्स में रहते हुए मईशत कैसे ठीक करनी है, ये बताएं। आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ये रियलिटी है। आप ये सवाल वैसे फलसफे का आपने पूछ लिया है, लेकिन बात बड़ी सीधी सी है। सबको पता है कि बाप कौन है, ये बाप पार्टी को बनाने वाला कौन है, ये कौन है, जो ये तो सबको, खैर इसको छोड़ दें। वो, और ना ही हम इस बहस में जाते। मैं नहीं जा रहा, मैं तो जाता ही नहीं। अब आगे व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, करना क्या है, उसको छोड़े, जो हो गया सो हो गया। तो मेरी अर्ज ये है कि दस्त बदस्ता हाथ जोड़ के मैं अर्ज करता हूँ जो पाकिस्तान के हमारे हुक्मरान है, कि खुदा के लिए पाकिस्तान की इस वक्त जो मईशत का हल है वो आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, मैं किसी पार्टी नहीं है या है पार्टी के साथ जिसके लीडर का नाम नहीं लिया जाता। आपकी आवाज बीच में कटी, वाजे करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है या नहीं? अब मुझे ऐसा लगता है अली भाई, कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन आइंदा चंद महीनों में हो सकते हैं, होंगे, लेकिन फ्री एंड फेयर के हवाले से बहुत सारी लोगों की बातें, कुछ लोग कहते हैं कि होंगे फ्री एंड फेयर, कुछ कहते हैं नहीं होंगे। वो खैर देखें, मईशत बहुत ज्यादा सियासत पर असरअंदाज होती है, और आप आ रहे हैं इलेक्शन नजदीक। वो 7 दिन फिल्म आई थी, आपको पता होगा, डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, क्लियर कट आपसे बात कर रहा हूँ, सिचुएशन और रियलिटी को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और यहाँ पे कोई परमानेंट एनिमीज़ और फ्रेंड्स नहीं होते, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो। तो सीधी सीधी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वी हैव टू रिकंसाइल, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के इंतकाल से पहले जो था, सबसे उन्होंने जो मशहूर किताब इस हिसाब से लिखी, उसका नाम था रिकन्सिलिएशन। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि दिस रिकन्सिलिएशन, वॉट एवर सॉर्ट्स इट इज़, विल बी गुड फॉर द इकोनॉमी। अनफॉर्चुनेटली इवन इन द रिकन्सिलिएशन टेक्स प्लेस, जिसके मैं आपको बता रहा हूँ कि 110% चांस है कि रिकन्सिलिएशन तो होगी। किस फॉर्म और शेप में होगी ये मैं और आप नहीं कह सकते, लेकिन होगी ज़रूर, बिकॉज इतनी ज़्यादा पोलराइज सोसाइटी के अंदर हम रह नहीं सकेंगे। आप भी जानते हैं पाकिस्तान का सर्वाइवल जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है कि किसी ना किसी फॉर्म में रिकन्सिलिएशन होगी। इतनी पोलराइज्ड इन्वायरमेंट में कंट्री नहीं चल पाएगा। लेकिन वी डोंट हैव एन इकोनॉमिक प्लान। इफ़ यू बिलीव कि आप अब्दुल हफीज़ शेख साहब को वापस पाकिस्तान बुलाकर इकोनॉमी फिक्स करवा लोगे, या शब्बर ज़ैदी की ऊट पिटांग चीज़ों के ऊपर अमल करके मुल्क को बचा लोगे, तो इस तरह तो होने से रहा। यू नीड एन इकोनॉमिक प्लान। क्या उस पर कोई वर्किंग हो रही है? देखिए अली भाई, इकोनॉमिक प्लान पे तो वर्किंग नहीं हो रही, पॉलिटिकल प्लान पे वर्किंग हो रही है। और होना ये चाहिए था कि इकोनॉमिक प्लान हो भी नहीं सकती। आप दुनिया के किसी मुल्क को भी देख लें, जब तक आप अपने इकोनॉमिक प्लान को, अगर आप वाकई आप अपने इकोनॉमिक प्लान के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो ये जो रिकंसिलिएशन की आपने बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर खान साहब ने भी कोई तवज्जो नहीं दी, इसके ऊपर दूसरे किसी ने भी, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। और वो खुद अपना ये समझ लीजिए कि जो भी उनका मुद्दा था उसको आगे पुश करते रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि दिस इज अगेन टाइम फॉर अ काइंड ऑफ रिकंसिलिएशन। जो हमारी इतनी चीजें बढ़ गई हैं, जो उसको डी एस्केलेट करने की जरूरत है। बैठ के 1000 दफा आपके प्रोग्राम में मैं, बहुत सारे और लोग कह चुके हैं कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी, खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए आप एक सेंट्रल इस तरह की कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बना लें, जिसके ऊपर जो शदीद मुखालिफ लोग भी हैं वो उसके ऊपर एग्री करें और उसको आगे लेके पुश करें। अभी पाकिस्तान वाली भाई इसके अलावा कोई चारा नहीं देखें, मैं अब आपके सामने देखें, 7 दिन रह गए, चीज देखें चेंज हो जाएगी सिनारियो। इज करप्शन स्टिल ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स? इज पाकिस्तान really that corrupt that it cannot economically progress? This question will arise again. देखो 7 days बड़ी जल्दी गुजरते हैं। 1 हफ्ते के अंदर यकीन करें किसी को पता हो ये जाने वाला है, सरकारी मुलाजिम भी उसकी बात मानना मना कर देता है। तो अली भाई मुझे अगर आप इजाजत, जी जी, मैं अपने पॉइंट को इस तरह से सपोर्ट करूंगा कि आप देखें IMF ने पाकिस्तान को $5 बिलियन का कर्जा दिया। ठीक, वो जो $1.5 बिलियन के कर्जे के लिए IMF ने ना सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को, बल्कि ऑपोजिशन और हर एक पार्टी के पास वो गए और उनसे उन्होंने मुलाकात की, और उन्होंने उनकी जो टेसिट इंटेंशन, टेसिट एग्रीमेंट, जाके उन्होंने पाकिस्तान को वो $1.5 बिलियन का कर्जा दिया। ये शो करता है कि जो भी आप इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसके लिए आपको टेसिट एग्रीमेंट
तमाम स्टेक होल्डर्स का चाहिए होता है, चाहे वो ऑपोजिशन में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, या जो दूसरे आपके इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो कि आपके पावर सेक्टर में जिनकी इंपॉर्टेंट सी होती है। जी जी तो मेरा ये अर्ज ये है कि अभी भी अब तो खैर टाइम नहीं है, मुझे ऐसे जो गवर्नमेंट का कहना ये है कि जी वो अभी जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ये तो मेरा आखिरी खिताब होगा, 12 अगस्त को मैं जा रहा हूँ। जी जी अगर वो वाकई जा रहे हैं तो लेकिन कम से कम केयर टेकर गवर्नमेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो दे कुड बी मोर न्यूट्रल एंड दे कैन ब्रिंग द वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड, और उन लोगों को लेके कुछ चले, लॉन्ग टर्म नहीं कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेजर्स ले लें जो कि 1-2 साल में पाकिस्तान की ये जो चीजें बढ़ रही इसको कंट्रोल कर सके। वरना अली भाई मुझे इजाजत दीजिए ये बताने की कि आइंदा आने वाले महीनों में पाकिस्तान की मईशत शदीद तरीन बुरहान का बुरहान शिकार का होने शिकार जा होगी। रही है। मैंने पहले भी एग्री बताया था एग्री पाकिस्तान का रुपया 300 से क्रॉस करने जा रहे हैं, इन्फ्लेशन आपका और बढ़ जाएगा, और ये जो ऑयल की जो पेट्रोलियम की प्राइस है और बढ़ने जा रही है, बेशक लिख के रखें। इसके साथ साथ वेजिटेबल की प्राइसेस, आपके फ्लोर की प्राइसेस, आपकी बेसिक अशिया की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी आइंदा आने वाले चंद महीनों में, खुसूसन नवंबर और दिसंबर में। ये बात बेशक आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए। जी। नहीं नहीं, आपकी पेशगोइयां देखें, मैं आपको अपना उस्ताद तस्वुर करता हूं। शायद उम्र में आप मुझसे थोड़े छोटे हों, लेकिन ये ज़रूर है कि तजुर्बे में, इल्म में आप बहुत, मैं कहूँगा कि उम्र में ज़्यादा लोगों से भी ज़्यादा पढ़े लिखे, और मैं कहूँगा कि आपको चीज़ों का थोड़ा सा है, आप में ये नैक है कि आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं। नौजुबिल्ला गैब का इल्म तो किसी के पास भी नहीं, आप भी साइंस की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। देखिए, पहले भी इन्हीं प्रोग्रामात के अंदर मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ने जब डॉलर 160 का था, तब हमारे ही प्रोग्राम में, इसके आसपास, तो हमारे ही प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि अगर ठीक ना हुए तो इसका अपसाइड जो है उसके मुतालिक ये कुछ नहीं कह सकते कि वो 200 होगा या इससे भी ऊपर होगा, और हमने देखा कि इनकी पेशगोई दुरुस्त निकली। कुछ लोगों ने शायद उस वक्त पर मजाक तस्वुर किया, लेकिन पहले डॉक्टर शुजात मुबारक साहब हमारी नज़रों के सामने, आपकी पेशगोई 180 पर सच साबित हुई, फिर 200 पे सच साबित हुई, फिर 225 पे सच साबित हुई, फिर 250 से ऊपर, और आज जैसे आप बता रहे हैं कि 300 से ऊपर। तो ये बड़ी खौफनाक पेशगोई है, लेकिन इसके पीछे भी ज़रूर एक बड़ा मजबूत साइंसी जवाज़ होगा। मैं चाहूँगा नाजरीन को वो साइंसी जवाज़, उसकी भी थोड़ी सी वजाहत बता दें, ताकि अगर रोक सकते हैं, रोक सके तो रोक। मैं माजरत, वो गलत हो गया, वो जिसने गाया था वो भी भाग गया रोक सको तो रोक लो। देखो किस्मत कैसे होती है, मैं कहता था ना ये इमरान इस्माइल टाइप लोग सबसे पहले भागेंगे, देखो भाग गया, अब चला गया हुकूमत से बाहर। अब कुछ भी कह सकते हैं, अब तो डब्बू का भी गालियां निकाल सकते हैं, चला गया हुकूमत से वो। जी शुजात मुबारक साहब, माजरत, किसी और तरफ चला गया मैं। जी, इसका बड़ा सिंपल सी साइंस है क्या। आप देखें कि पाकिस्तान की, अब पाकिस्तान की इंपोर्ट कितनी है और पाकिस्तान की इंपोर्ट कितनी है। अब जी, पिछले चंद महीनों की आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की अगर आप कॉम्पोजिशन को देखें या पिछले एक साल को देखें, तो हमारी एक्सपोर्ट या तो गिर रही है या स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रही है। जबकि हमारी इंपोर्ट, इसके बावजूद कि गवर्नमेंट ने खुद कंट्रोल किया, बहुत सारी इसेंशियल चीजों की इंपोर्ट भी बंद कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी इंपोर्ट में उतनी कमी नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारी हमारी इंपोर्ट ऐसी जो कि इसेंशियल प्रोडक्ट्स की है, और बहुत सारी इंपोर्ट ऐसी है जिसकी मदद से हम अपनी एशियाओं खिदमात या तो हम चीजें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या हमारी जो सर्विसेज इंडस्ट्री उसको यूज डॉक्टर करती है। शुजात मुबारक साहब डिप्लोमेटिक ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात करें कि हमारी जितनी नेसेसिटीज़ हैं उसके लिए हम इंटरडिपेंडेंट हैं दूसरे ममालिक पे, चाहे वो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स हों, या खुर्दनी या मादनी तेल हो, यानी एडिबल ऑयल हो, या फिर फॉसिल फ्यूल्स हो। तो टू बी वेरी फ्रैंक, ये नेसेसिटीज़ हैं, ये ज़रूरी हैं, ये इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, और इनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं जहाँ तक मुझे पता है। क्या कहते हैं आप? प्राइसेस बढ़ रही है, और अली भाई जो अब आगे कमोडिटी प्राइसेस की और जो प्रोडिक्शन ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में, नवंबर दिसंबर में, जो सर्दियों के सीजन में हमेशा प्राइस है, लॉजिस्टिकल इश्यूज बढ़ जाते हैं। जब आपको पता है कि विंटर सीजन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बड़ी मुश्किल होती है, तो आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी। इसका मतलब ये कि आपकी इंपोर्ट का बिल बढ़ जाएगा, और फिर आपकी जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अभी नजर आ रही है, और पाकिस्तान की जो प्रोडक्टिविटी नजर आ रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, टेक्सटाइल का हाल देख लें, दूसरे सेक्टर्स का, तो एक्सपोर्ट बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। तो मुझे इस तरह से लग रहा है कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में जाके रुपए की वैल्यू और मजीद कम होगी। एक बात, अच्छा, पहले मुझे आपकी ये वाली बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब आपने गहराई से समझाया कि एक्चुअली ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज डिमांड एंड सप्लाई के जो उसूल हैं ये करेंसी पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होंगे, तो मेरे ख्याल नाजरीन को भी इसकी नॉलेज आई।
तो ये एविडेंट है, जो बात आप कह रहे हैं इसका मतलब ये इनएविटेबल है, राइट? इसको चेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और देखें, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम लोग चलते हैं सेंटिमेंट्स के ऊपर। मतलब किसी बंदे ने कहा कि करेंसी बेहतर होगी तो लोग करेंसी खरीदना शुरू कर देंगे। अगर हाँ, किसी ने कहा मतलब सीधी बात है, शुरू बहुत कर सारे देंगे। लोग जो करेंसी के कारोबार से मुंसलिक हैं वो कभी कह देते हैं 150 का होगा, कभी कह देते हैं 250 का होगा, तो लोग उनकी बात मान लेते हैं। कभी कहते हैं जी खरीदार नहीं है, सिर्फ बेचने वाले हैं, तो लोग बातों में आ जाए। लेकिन अब लोग भी शाने हो गए सर, अब कोई बातों में नहीं आ रहा। खैर बहरहाल, लेकिन अली भाई, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो मौजूदा महंगाई, ये जो भी पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, इसमें अवाम भी उतनी ही शामिल है जितने हुक्मरान है। क्योंकि मैं कितनी दफा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि पाकिस्तान में प्रॉफिटियरिंग रिकॉर्ड है। 30% प्राइसेस इसलिए बढ़ती हैं कि जो रिटेल लेवल पे आपका रेडी वाला, दुकान वाला, आम आदमी प्राइसेस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीटर है वो, प्रॉफिट, यानी फिर आप डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। इसके माने ये है कि वो चीटर आदमी है, मतलब जो आम आदमी है पाकिस्तान का, ये चीटर आदमी। मैं नहीं कह रहा, आपकी बातों से अखज़ कर रहा हूं, मैं अखज़ कर रहा हूं। आप डिप्लोमेटिकली कह रहे हैं, मैं खुल के कह रहा हूं। मुनाफाखोर है, यानी प्रॉफिट सीकर है, मुनाफाखोर है। बोले, खुल के बात करें सर, सच बोलने का टाइम आ गया। अगर इस मुल्क को बचाना है तो हमें सच बोलना पड़ेगा, चाहे कोई भी मुश्किल आए। जी। और इस मुनाफाखोरी की ट्रेनिंग देते हैं हमारे पेरेंट्स। मैं आपके प्रोग्राम में बार बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान के वालिदैन पाकिस्तान की तबाही के कसूरवार हैं। मेरे वालिदैन, आपके वालिदैन और हम एज अ वालिदैन कसूरवार है पाकिस्तान की तबाही के। क्योंकि मैं अपने बेटे को बताता हूं कि बेटा आटा खरीद के स्टोर कर लो, बड़ा अहम नुकता आपने उठाया है कि ये जनरेशन जिम्मेदारी है। मेरे पास वक्त मुख्तसर, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर होता है। इसलिए नाज़रीन, जितने मौज़ूआत डिस्कस हो जाएं, वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।